नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड को बने हुए 21 वर्ष का समय हो गया और उत्तराखंड को बनाने में जिन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी आप सभी जानते हैं। महिलाओं ने किस प्रकार का बलिदान किया और हमारे युवाओं ने किस प्रकार से उसमें सेक्रीफाइस किया। आप सभी जानते हैं किस प्रकार से हमारा उत्तराखंड बना और उत्तराखंड क्रांति दल बनाया गया। उत्तराखंड क्रांति दल उन लोगों ने बनाया जिन्होंने उत्तराखंड को बनाने में अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो आज दोस्तों बात करने के लिए हमारे साथ महेंद्र सिंह रावत जी हैं। महेंद्र सिंह रावत जी के बारे में आपको मैं बताऊं, आप उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं, साथ ही साथ आप उत्तराखंड क्रांति दल के राष्ट्रीय महासचिव हैं और बहुत ही सौम्य स्वभाव के व्यक्ति आप हैं और इस कोरोना कर्फ्यू में भी आपका बहुत अच्छा योगदान था। तो बात इनसे करेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव में। उत्तराखंड क्रांति दल हर चुनाव में चुनाव तो लड़ती है, लेकिन उस प्रकार की भूमिका उनकी नहीं देखी गई। उस प्रकार से उनको पहले चुनाव में तो उत्तराखंड क्रांति दल को कुछ सीटें मिली थी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं हाशिए पे चली गई। तो उनसे ही जानने की कोशिश करता हूं मैं। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत। सबसे पहले तो सर मेरे दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए। मैं महेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड क्रांति दल केंद्रीय महासचिव और एक राज्य आंदोलनकारी भी है। और जब उत्तराखंड क्रांति दल का शुरुआती दौर था 1986, जो कि जब हमारा पहले 12 घंटे बंद 9 अगस्त ये शुरू हुआ, तो हम लगातार साथ में रहे। मैं नौकरी भी करता था फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन पे। पर 1993 में जब ये बड़े स्तर पे उत्तराखंड आंदोलन, तो हमने उस समय नौकरी भी त्याग दी। हमें यही था कि अगर राज्य बन जाएगा, हमारा राज्य बनेगा, हमारे बच्चों को रोज़गार मिलेगा और हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र का विकास उत्तर प्रदेश में होके नहीं हो रहा था, वो एक नई ऊंचाइयों पे बनता। पर हम आंदोलन में रहे और राज्य बना 2000 को। राज्य बनने के बाद सत्ता उन लोगों के हाथ में आई जो इस राज्य को कहते थे कि मेरे इलाज पे राज्य बनेगा। हो सकता है कि उनकी पार्टी ने उन्हें विकास पुरुष समझ के काम किया होगा, यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया। पर यहाँ पे उन्होंने ही राज किया जो उत्तर प्रदेश में उस समय हमारा विरोध करते थे। वो भले किस भेष में उत्तराखंड आंदोलन के बीच में घुस गए, संघर्ष समिति के नाम पे घुस गए। ये थोड़ा दल की भी कमजोरी थी, क्योंकि दल ये उस समय ये नहीं चाहता, उनका ये नहीं था कि हम आगे सत्ता भी चलाएंगे। दल का ये था कि राज्य बन जाएगा तो सब चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। पर ये हमारी भूल रही। हम आंदोलन में सड़कों में रहे, इनके लोग राष्ट्रीय दलों के गाँव में रहे। हम क्रांति करते थे जेलों के और हम जाते थे, और राष्ट्रीय दल हमेशा गांव में थे, गांव के अंदर ये घुसे रहे। जो आंदोलन के दौरान अच्छा हुआ या बड़ा हुआ, ये तो श्रेय ले गए कि हमने क्या कहीं पे बुरा हुआ या हमारे शहीद हुए, उन्होंने कहा उत्तराखंड क्रांति दल के कहने से हुआ। यानी कि हमने गैर राजनीतिक तौर से लड़ाई लड़ी। अगर हमारे नेता लोग उसी समय सोच लेते कि हमने इस सत्ता को भी चलाना है, इसका भविष्य भी बनाना है, थोड़ा यहाँ पे हमारी कमी हो गई। क्योंकि आज जानते हो कि बिना संसाधनों के कोई सत्ता इतनी जल्दी से मिलती नहीं है, और आज तो वो दौर और भी कठिन हो चुका है। पर अभी भी हमें विश्वास है कि उत्तराखंड क्रांति दल जरूर आएगा, क्योंकि पर्वत के 7 अगस्त जब हमारे 2 अगस्त 1994 में स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी अनशन में बैठे थे, तो उस समय हम चंद लोग थे, हमारे दल के चंद लोग थे। जब 7 अगस्त को लाठीचार्ज हुआ, बडोनी जी को, इनको सब अनशनकारी को उठा दिया गया, छात्रों पे हुआ, वहाँ पौड़ी में महिलाओं को हुआ। उसके बाद जो आंदोलन भड़का, जब जनता को जागृत हुई, तो 8 जिले हमारे एक नई क्रांति शुरू हुई। और वो नई क्रांति का परिणित था कि सब के सब इस क्रांति में कूदे, और इस क्रांति में कूदने के बाद 9 नवंबर 2000 को राज्य बना। पर आज भी कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा कमियां रहीं। सबसे पहले तो जो 26 संशोधन उत्तर प्रदेश द्वारा पारित किए गए, वो एक राज्य के लिए अहित करते। जब 2000 में केंद्र सरकार में ये सदन में प्रस्ताव रखा, 2 संशोधन और रख दिए जो उत्तराखंड के लिए बहुत ही घातक थे, जिसके कारण आज उत्तराखंड पूर्णतः विकास नहीं कर पाया।
सर उत्तराखंड बनाने में आप लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी और सड़कों पे आप लोगों ने आंदोलन किया और एक पूरी सरकार से आपने जो है उत्तराखंड को लिया है। लेकिन उसके बाद कहीं न कहीं आप लोगों की वैसी भूमिका नहीं दिखी, उसके आंदोलन के बाद आप लोग धीमे पड़ गए, ऐसा क्यों? मैंने कहा नहीं कि जो राष्ट्रीय दलों के गांव, हमने कमज़ोरी यही रही कि हम गांव के अंदर नहीं घुसे, हम सड़कों में ही रहे। हमारे शुरू में 4 विधायक आए, पर उस समय कांग्रेस आर्थिक स्थिति के पूर्ण बहुमत में थी। हमने जो विरोध किया था, जो वहाँ पे सारी जनता चाहती कि जिस समय परिसीमन हुआ था, परिसीमन 2008 में होना था, जब आयोग यहाँ पे आया था, तो हमारे देहरादून में 400 आदमियों ने, खुद पौड़ी में मैं जिलाध्यक्ष था 2006 में, उस समय अक्टूबर में परिसीमन आयोग का विरोध करते हुए 350 लोग गिरफ्तार हुए थे। इसी तरीके से हमारा नैनीताल में गिरफ्तारी हुई थी, पर यही हमारे हल्द्वानी में हुआ था, 4 जगह हुआ था जो परिसीमन आयोग का। उसके बावजूद भी राष्ट्रीय दलों की सरकारों, दोनों जो सत्ता पक्ष विपक्ष में थे, अगर एक लाइन में लिख देते कि हम 2000 अभी राज्य नव गठित हुआ, हमारे 2000 में 19 सीटें थी, जब 1.5 साल बाद चुनाव हुए तो उसमें हमारी 70 सीटें थी, जिसमें हमारी 36 से ज़्यादा सीटें ऊपर थी और 34 सीटें हमारी नीचे थी। तो उस समय ये राष्ट्रीय दलों के, अगर उस समय विधानसभा में पास हो जाता कि नहीं, अभी 2002 में राज्य पहला चुनाव हुआ 70 सीटों में, तो 2008 की कोई ज़रूरत नहीं थी। इस चीज़ को माना नहीं, और बशर्ते कि हमारी 6 सीटें हमारी और कम यहाँ पे हो गई। दूसरा यह है कि आज के दिन पे जो भी यहाँ पे संसद नेता बने, एक क्रांति के बाद वो बने बड़े बड़े, जिन पे पैसे वाले थे या जिनके संसाधन संपन्न थे, जिनके कह सकते हैं एक कॉन्ट्रैक्टर गांव-गांव में घुसे हुए थे जो उनसे काम लेते थे, या व्यक्तिगत लोग आपसे कितने इस विषय में किसी भी व्यक्ति नेता के साथ कितने आपके जुड़े में हैं। आपने चाहे वो ठेका पत्थर के माध्यम से रोज़गार दिया हो, जो कि पर्वतीय क्षेत्रों की राजनीति वोट बैंक को प्रभावित करते हैं, तो उनके माध्यम से ये आगे बढ़े, और यही हमारी कमज़ोरी रही। हमने राजनीति या हमारे शीर्ष नेताओं ने इस तरीके से राजनीति नहीं कर पाए कि हम भी संसाधन जुटाएं। आज हमारे एरी जी हों या जंतवाल जी देख लो, आज वहीं कोई बता दे कि क्या संपत्ति जुड़ी है या क्या है। इसी तरीके से हमारे जो और लोग हैं, तो वो बिन संसाधनों के अभाव से, क्योंकि आज के दिन पे अगर कार्यकर्ताओं को भी कहीं पे हमारा धरना प्रदर्शन या बड़ी रैली करनी पड़ती है, तो राष्ट्रीय दल के लोगों को देखो किस तरीके से उनके लिए फंड आता। हमारे जो कार्यकर्ता थे, जो पुराने आंदोलनकारी थे, उन्होंने अपने घर से ही, अपने साधनों पे ही ये सारे आंदोलन किए। और अभी भी हमारे कई लोग ऐसे हैं जो उन पे एक विश्वास है कि कभी ना कभी एक नई क्रांति ज़रूर होगी, और एक नए राज्य का जो सपना था वो ज़रूर होगा। और हमारे शीर्ष नेता भी चाहते हैं कि एक ऐसी नई क्रांति हो जिसमें उत्तराखंड के जो मूलभूत समस्याओं का निराकरण हो सके। सर, अगर देखा जाए तो लोगों में कहीं ना कहीं उत्तराखंड क्रांति दल के लिए एक सिंपैथी है। वो चाहते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल हमारी जो अपनी पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है और क्षेत्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, तो आए। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि उत्तराखंड क्रांति दल, अगर इस समय बात की जाए, जैसे देहरादून, डोईवाला में वहाँ पर एक्टिव है, आप कुमाऊँ में, लेकिन ये गढ़वाल जो रीजन है हमारा, यहाँ पर उत्तराखंड क्रांति दल को मैं देखता नहीं हूँ इस प्रकार से एक्टिव। इस पर क्या कहेंगे? हाँ, हमारे काफ़ी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। कोविड काल में भी हमने, ऐसा भी नहीं है कि हमारे लोग यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे हमारे यम के सर से शांति भट्ट जी तैयारी कर रहे हैं, वो अपने क्षेत्र में लगातार कुछ ना कुछ संसाधन, और आज के दिन में भी वो रामणी पिंडा वगैरह घूम रहे हैं। हमारे आनंद प्रकाश जियाल जी है, नैनी डांडा वगैरह, ये इस इलाके में लगातार हैं। कल ही शायद वो वापस वहाँ पर देहरादून में गए। कोटद्वार में भी ऐसा नहीं है, पर हम प्रचार तंत्र हमारा बहुत ढीला रहा, क्योंकि सोशल मीडिया हो गया और मीडिया हो गया, इन पे वो इनको मैनेज नहीं कर पाए हम लोग उसमें, तो जिससे हमारा प्रचार नहीं हो पाया। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इन्होंने अगर
छोटा सा काम भी राष्ट्रीय दलों के लोगों ने किया तो उसे इतना प्रचारित किया कि हो सकता है कि सारा का सारा, और फिर उन पर संसाधन भी था। आप खुद जानते हो कि किसी की बेटी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में संसाधन बांट रहे हैं। फिर दूसरा है कि जिन लोगों ने, राष्ट्रीय दलों के लोगों ने कहीं चुनाव लड़ना है, उस क्षेत्र में इन्होंने अधिक संसाधन बांटे और इनको इनके जो आका थे इन्होंने भी उन पर मदद करी। हमारे कोई आका नहीं है हम पे। मैं खुद ही जानता हूँ कि जब मैं पुलिस कोऑपरेटिव में देने गया तो मैं, क्योंकि मैं खेती वाला आदमी हूँ, तो हमने जो जितना भी अपने हो सकता है राशन, उसके बाद भी जो फ़ोन आए निजी स्तर पे आए तो हमने ये नहीं देखा कि किस पार्टी का है किसका नहीं है। हमने उनको राशन बांटा जो कि कहीं पे उनका यहाँ पे राशन कार्ड था और कभी जो बिल्कुल ही बुरी हालत में थे, जो या बिल्कुल जिनका रोज़गार ख़त्म हो चुका था, उन लोगों को दिया। और उनका हमें वोट बैंक से ज़्यादा हमें दुआ की ज़रूरत थी कि किसी ऐसे आदमी को हम दें जो कि बिल्कुल कठिन स्थिति में जी रहा, और उसकी दुआ ही हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महेंद्र सिंह रावत जी ने इस कोरोना कर्फ्यू में लोगों की मदद की है, और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि हमारे पास संसाधनों की कमी थी और जिस प्रकार से हम लोगों का प्रचार प्रसार होना था उस प्रकार से हमारी टीमें नहीं थी। अगर सर बात की जाए इस चुनाव की, तो क्या क्या आप देखते हैं कि किस आधार पर आप चुनाव लड़ेंगे? आपका क्या एजेंडा रहेगा? सरकार के विरोध में क्या क्या बातें आप लेकर जाएंगे? आज तो पहले तो अब सीधा ये बता दूँ, सरकार के विरोध में तो अभी जनता के बीच तो हमें जाना ही पड़ेगा। कोविड कर्फ्यू था, नहीं तो हमारा ये कोविड के उसमें, नहीं तो हमने प्रत्येक घर में हमने पर्चे पंपलेट तैयार कर चुके थे कि हम प्रत्येक घर में जाएंगे, अपनी बातों को पहुंचाएंगे। ये नहीं हुआ, पर अभी भी क्योंकि उत्तराखंड के जो मूल भावना थी उत्तराखंड राज्य बनाने की, वो तो आज कहीं भी नहीं है। आप सबसे पहले भू कानून को ही देख लो। भू कानून आज के दिन पे सब समाप्त हो चुका है, क्योंकि ये जब राज्य बना था, तिवारी सरकार आई थी, तिवारी सरकार ने 500 वर्ग मीटर यहाँ पे कहा कि अगर बाहरी लोग आएंगे तो केवल 500 वर्ग मीटर लेंगे। पर उसमें भी ये था कि पति पत्नी भाई माँ बाप ये अलग अलग ले सकते हैं। जैसे 2017 में एक हमारे वहाँ पे जो सरकार में शामिल हुए दिवाकर भट्ट जी, उन्होंने आते सबसे पहले 2007 में अगर काम किया तो वो कानून पे ही किया। उन्होंने कहा इस तरीके से तो बड़े बड़े बिल्डरों ने हमारी तरह ही बेल्ट पूरी खरीद ली थी, पैसा लगा दिया था करोड़ों रुपया। और तो और मैं ये जानता हूँ कि बाहर की विदेशी कंपनियों ने भी यहाँ पे प्रॉपर्टी पे पैसा लगा दिया था। तो सबसे पहले 250 वर्ग मीटर किया। 250 वर्ग मीटर में भी ये कहा परिवार और उनके माँ बाप यानी कि सारे परिवार को संयुक्त करेंगे कि केवल वही यहाँ पे ले सकते हैं। पर आज के दिन पे वो भी समाप्त कर दिया। वो समाप्त ये हुआ कि अभी जब इसी सरकार के पिछले मुख्यमंत्री द्वारा उद्योगपति का सेमेस्टर बुलाया गया, उसमें कहा कि हम आपको ज़मीन देंगे, आप यहाँ पे उद्योग करो। इसी कारण 6 अक्टूबर 2018 को इन्होंने अध्यादेश लाकर जो 250 वर्ग मीटर था वो भी एक 1950 जमींदारी अनुमोदन धारा के तहत कुछ संशोधन करके वो आज 250 वर्ग मीटर भी ख़त्म कर दिया। सब हम चाहते हैं ठीक है, आए हमें भी उद्योगपति आए यहाँ पे उद्योग करें, हमारे युवा भी वहाँ पे रोज़गार पे लगेंगे। होना तो ऐसे चाहिए था कि जो हमारे उत्तराखंड मूल के लोग थे या उत्तराखंड के जो लोग थे उन्हीं को प्रोत्साहित किया जाता, उन्हीं को ट्रेनिंग दी जाती, उन्हीं से पर्वतीय क्षेत्र में उद्योग। पर इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने बाहर से लोग मंगाए, अब बाहर से उनसे उद्योगपतियों को दिया कि करो। उसके लिए ये सारा संशोधन किया जिसमें 6 अक्टूबर 2018 का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि 250 पर और डीएमओ को अधिकार दे दिया गया कि आपके जो भी पर्वतीय क्षेत्र में या कहीं भी बंजर भूमि है, अगर वो बंजर भूमि कहीं पे है तो 100 बीघा तक डीएम को अधिकार दे दिया कि वो किसी भी उद्योगपति को दे सकता है, सरकार को जानकारी देकर। साथ में ये क्योंकि कृषि योग्य भूमि का जो यहाँ पे आता था, उन्होंने इसमें जो 6 अक्टूबर 2018 के साथ में इन्होंने, क्योंकि जहाँ नगर निगम बनता है वहाँ पे कृषि योग्य भूमि स्वतः ही समाप्त होकर
कमर्शियल भूमि में आ जाती है। इन्होंने उसी की योजना के तहत, उसी साजिश के तहत अधिकतर या तो जो नगर निगम हम पुराने थे उसको हिस्से के बढ़ा दिए, साथ में कई जो नगर पालिकाएँ थी जो इस दायरे में आती ही नहीं थी। मैं कोटद्वार का ही लेता हूँ कि 2015 में यहाँ पे आपका कोर जोन कोटद्वार रेंज घोषित हो चुका है। और जब कोर जोन घोषित हो गया तो 2 किलोमीटर का केवल चौड़ाई का इलाका है, या 15 किलोमीटर लंबा तो यहाँ पे वैसे भी नहीं हो सकता था। पर इन्होंने बाहर के लोगों को, बस उद्योगपतियों को, बाहर के लोगों को इन्होंने यहाँ पे नगर निगम की घोषणा कर दी। इसी तरीके से हमारे कई क्षेत्र जैसे हल्द्वानी में विस्तारीकरण कर दिया, हमारे रुद्रपुर में विस्तारीकरण, क्योंकि एक रास्ता खोल दिया बाहर के लोगों का आने के लिए। अब देखो कि आप श्रीनगर में भी, क्योंकि श्रीनगर में डैम वगैरह बन रखे हैं, वहाँ पे बाहर के लोग, तो वहाँ पे भी एक साजिश चल रही थी इसी तरीके से कि वो नगर निगम बनने से ऐसा होती कि वहाँ पे बाहर का लोग आसानी से आकर अपनी मनमर्जी से कितनी भी ज़मीन कर सकते हैं। और हमारे जो उत्तराखंड के हितों पे ये डाका डालने की एक साजिश हो गई। इसलिए हमारी तो जब हमने 250 वर्ग मीटर किया, अब हम समझ गए कि 250 वर्ग मीटर से भी हमें हिमाचल की तर्ज में जो 1972 में वहाँ पे आया था कि केवल जो यहाँ पे मूल निवासी हैं या हैं उन्हीं को आपस में वो खरीद फरोख्त कर सकते हैं, ये बाहर के लोग नहीं कर सकते। भले 2007 में धूमल सरकार ने इस पर संशोधन किया कि 7 साल के लिए है, जो 15 साल लगातार है तो उसे यहाँ पे अधिकार दिया। फिर तुरंत दूसरी सरकार आने पे फिर 30 साल कर दिया गया। तो वहाँ पे भी यही है कि अभी भी कृषि योग्य भूमि बाहर आ, तो हम ये चाहते हैं कि अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए, क्योंकि अगर बाहर लोग आएंगे या अगर वो सरकार उनको दे देती है कि भाई आप जैसे डीएमओ को 100 बीघा तक है, तो जो उद्योगपति वहाँ पे उद्योग लगाएगा या सौर ऊर्जा प्लांट लगाएगा तो अगर वो 10-20 साल रह गया तो फिर तो ज़मीन हमारे हम जो मालिक हैं या जो गोल खाते की ज़मीन, वो मालिक तो अपने आप ही स्वतः खत्म हो जाएंगे। फिर कोर्ट का केस है। अगर धारा 371 लागू हो जाती है तो अगर किसी भी उद्योगपति को देंगे तो लीज पे देंगे, कम से कम हमारी ज़मीनें बची तो रहेंगी, हमारे तो उस पर स्वामित्व का अधिकार तो रहेगा। हम कोर्ट के कानूनी भविष्य में कानूनी प्रक्रियाओं से तो बच जाएंगे। तो इसीलिए आज के दिन पे हमें पुरजोर हम तो वर्तमान सरकार से कह रहे हैं, अगर उत्तराखंड बचाना है तो तुरंत धारा 371 इसी साल ले जाए। हमें राजनीति नहीं करनी, वोट बैंक की राजनीति बाद में। हम तो वर्तमान सरकार से कह रहे हैं कि अगर वर्तमान सरकार ही करती है, अगर हमारे इस राज्य को बचाती है तो जनता, हम ठीक है हम राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं पर जनता तो कुछ ना कुछ प्रभावित होगी। पर हम वर्तमान सरकार से आज हमारे सारे, और हम तो वादा करते हैं कि इन मूल मुद्दों पे हम जैसी सत्ता में आते हैं सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि धारा 371 लागू करेंगे। सर, आप कोटद्वार से, मैं भी कोटद्वार से हूँ। कोटद्वार की बात की जाए तो यहाँ के विधायक के काम को कैसा देख रहे हैं? यहाँ पे कोटद्वार की जनता है, कोटद्वार की जनता वो है कि जो कि सिटिंग मुख्यमंत्री को भी यहाँ पे हरा सकती है या काम करने को अलग को हरा के, या यहाँ पे क्योंकि विभिन्न वर्गों के लोग हैं, विशेष वोट बैंक या यहाँ पे कार्य करता है। वर्तमान विधेयक का काम संतोषजनक तो नहीं कहा जा सकता। जिस तरीके से गढ़वाले शेर कहा जाता है उस तरीके से यहाँ पे या उन्हें अच्छे उनके सहयोगियों द्वारा फीडबैक नहीं मिली कि किस तरीके से काम करना चाहिए। और आजकल तो ठीक है, आजकल तो सब प्रेस विज्ञप्ति निकाल रहे हैं। 2017 का दौर भी देखा था जिस समय पिछली सरकार थी कि लास्ट टाइम पे कितनी प्रेस विज्ञप्तियाँ निकली, कितनी नौकरियाँ लगी। और ये अब वर्तमान में भी जो 2017 से पहले हो रहा था चुनाव के दौर में, वो आज भी हो रहा है कि कितने लगेंगे कितने नहीं लगेंगे। और जो सबसे पहले था कि यहाँ पे ट्रेसिंग ग्राउंड बनाया जाए, खुद यहाँ पे घोषित किया था कि हम 1-2 हेक्टेयर ज़मीन उत्तर प्रदेश से लेंगे, क्योंकि हमें उस समय भी ये कहा था कि जगह जगह अगर यहाँ से आप भवन ले जाओगे या कहीं ले जाओगे, शिफ्ट करोगे तो वहाँ पे आपका विरोध होगा ही होगा। जनता नहीं चाहती, क्योंकि केवल जो 20 की बेल्ट है वो 2 किलोमीटर चौड़ी बेल्ट है, चाहे वो 15 किलोमीटर लंबी है। उस समय इन्होंने कहा था कि हम वहाँ पे 2-3 हेक्टेयर भूमि लेंगे और एक ट्रेसिंग ग्राउंड बनाएंगे और उस पर हम जो
प्लांट बनाएंगे, जैसे हमारा सीवर की भी बहुत सी जो परेशानी आनी, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे जिससे खाद होगा, पर वो न करने के बाद भी आज आपस में ही भटक रहे हैं। और हमें पता है ट्रेंचिंग ग्राउंड जो भाबर की जनता भी विरोध कर रही है, इस इनके कार्यकाल में बनना मुश्किल है। दूसरा, जो यहाँ पर आए थे जिसके कारण 10% वोट इनको मिली थी, वो कंडी रोड था। ये हमारे ये कंडी रोड जो है, क्योंकि 200 वर्ष पुरानी रोड थी, और इसमें 2010 में भी एक पीसी जोशी को हाईकोर्ट ने कहा था कि आप बिना पेड़ काटे हुए सड़क का निर्माण कर सकते हो। और हमारे जो सड़क परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने भी उस समय घोषणा करी थी कि हम इस रोड को तुरंत बनाएंगे, हाईवे घोषित करेंगे और एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी इसमें, क्योंकि 4.5 किलोमीटर जो फ्लाईओवर इधर बनना था, यही 2.5 टुकड़ों में कालागढ़ से आगे 2 फ्लाईओवर बनने थे, वो 12 किलोमीटर के करीब, ये आसानी से बन जाता। पर हो सकता है कि बड़े उद्योगपतियों के या बड़े उनके उसमें कुछ ये आपसी यहाँ पे भी वर्चस्व की लड़ाई रही, पिछली सरकार के मंत्री में भी, वर्तमान सरकार के मंत्री में भी, कि अगर रोड बन जाती तो वोट, तो कहीं ना कहीं पे ये आपसी लड़ाई भी रही। क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में कोई एनजीओ गई, वो एनजीओ कौन है, क्या मंत्री जी ने उस एनजीओ को उत्तराखंड में आज तक प्रतिबंध किया कि नहीं किया, ये अभी तक कोई नहीं जानता क्यों गई वो। भले आज के दिन पे वन्य जीव बोर्ड से ये लिया है, कल को फिर कोई दूसरा एनजीओ चले जाएगा। अगर नेशनल हाईवे घोषित नहीं, एक राज्य हाईवे घोषित कर देता है, एलिवेट की प्रस्ताव का एलिवेटेड रोड ये पूरी बनेगी, इसका देते तो शायद भविष्य में एक निर्माण का रास्ता खुल जाता। दूसरी कमी ये रही कि अब ये समझ में नहीं आता क्यों हो क्या हुआ, पर अगर ये जिस तरीके से 2008-9-10 के दौरान फॉरेस्ट द्वारा ये कार्य कराया गया, अगर ये फॉरेस्ट को दिया जाता पैसा तो शायद बाकी ऊपरी लड़ाई तो कानूनी ये लड़ते रहते हैं वन जीव बोर्ड में। अगर ये फॉरेस्ट को पैसा दिया जाता, फॉरेस्ट ही इस सड़क का निर्माण करती, तो आज ये चिल्लर खाल लाल ढांग जो रोड है, ये शायद 2018-19 में ही ये पूरी इसमें आवाजाही सुगम हो जाती। पर हो सकता है किस कारण इन्होंने सारा पैसा फॉरेस्ट को दिया, क्यों पे डबल के उसमें लगे रहे, या क्या ऊपर से आश्वासन रहा है कि हम इसके हाईवे घोषित करेंगे। तो कहीं कई कार्य, मेडिकल कॉलेज के आप हाल देख रहे हो, तो आज मैं गया भी था और शिकायत भी थी कि मेडिकल कॉलेज में खनन हो रहा है, किस तरीके से वहाँ चुगान हो रहा है। तो कुछ लोग मजाक भी ले लिया कि नहीं, शायद मेडिकल कॉलेज की मंजूरी मिल चुकी है, शायद उसके जो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा किया जा रहा है कि शायद वो बेसमेंट की तैयारी हो रही है वहाँ पे, जो वर्तमान में चाहे वो एक मजाक के तौर पे ले रहे हैं वहाँ की जनता या एक कटाक्ष है, पर आज वहाँ की जनता कह रही है कि मेडिकल कॉलेज का जिस तरीके से वहाँ बहुत गहरे गहरे खड्डे हो गए जो कि पट्टे में भी नहीं हैं, आज वो शायद वो कह रहे हैं कि शायद ये मेडिकल कॉलेज का बेसमेंट बन रहा। तो कई कमियाँ हैं जिसको या वो समझ नहीं पाए या उनके लोग उन्हें समझा नहीं पाए। तो ये कई कमियां हैं जिसके कारण कि हम विधायकों यहाँ के विधायक के काम को हम संतोषजनक नहीं कर सकते। सर, अगर बात की जाए, देखिए चुनाव की, और पहले तो कांग्रेस भी थी, बीजेपी, लेकिन अभी तो आम आदमी पार्टी भी आ गई है और उनका कहना है कि दिल्ली की तर्ज पर हम उत्तराखंड को चमका देंगे। तो आपका कैसे मुकाबला होगा? आम आदमी पार्टी भी है, क्या वो कहेंगे इस विषय? हम हाँ, वो राजनीतिक तौर से दिल्ली में हैं, अच्छा काम कह सकते हैं कि किया होगा, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ की रिपोर्टें हैं, 1-2 स्कूल तैयार करके या उसको करके आज वहाँ जो दिल्ली में फ्री पानी की पानी, दूसरा दिल्ली का बिजली जो फ्री दे रहे हैं वो 30% रॉयल्टी तो उत्तराखंड के जो हिस्से की जा रही है वो वहाँ जा रही है शायद इसमें। पर वहाँ की जनता से पूछे कि क्या, फिर जो दिल्ली और उत्तराखंड में बहुत अंतर है, तो शायद दिल्ली की पूरी सीमा हमारे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के बराबर है, आबादी के उससे वहाँ पे विधायक ज़्यादा हो। दूसरा यह है कि उनके जो अभी हमारा पौड़ी का दिलवर सिंह
उनके पार्षद द्वारा जिस तरीके से उसकी जघन्य हत्या कर दी गई, अगर वो भंडारी वहाँ से नहीं भागता तो आज वो जो उस दंगे में जो शायद पता भी नहीं चलता है कि वो जब आग लग गई थी उसे पूरा जला मतलब उसमें जला के हाथ पैर काट के डाल दिया, तो ये हमें भी पता नहीं चलता अगर भंडारी वहाँ से उसका सहयोगी नहीं भागता। एक तो इस तरीके से करती हुआ। दूसरा, आप दिल्ली में जानते हो कई मुद्दे उठाए, चाहे अब हम इसमें भी कहते कि शाहीन बाग वाले मुद्दे में किसका हाथ था। आप किसी को जाके 1 करोड़ रुपया दे सकते हो और किसी वर्ग को बिल्कुल छोड़ सकते हो। ये बहुत एक घृणित राज कह सकते हैं, घृणित राजनीति के तहत इन्होंने उत्तराखंड में प्रवेश किया है और इसमें हमारे लोगों को बहकाया है, या तो हमारे लोगों को हो सकता है क्या किस तरीके से बहकाया या क्या संसाधन की, क्योंकि हमारे लोग थोड़ा कमज़ोर भी हैं आर्थिक तौर से। उन्होंने कहा चलो निर्दलीय भी जीत तो इस पार्टी से लड़के हो सकता है कि हमें फंड मिल जाए, पर मिला भी फंड। आप जानते हैं कि वो 6 महीने से प्रत्येक विधानसभा में एक बैन घूम रही है। इतने बड़े संसाधन के हमारे पार्टी लोग नहीं है, पर उनकी बैनें घूम रही हैं, उनके कार्यकर्ता, उनके थर्मामीटर जो बुखार नापने का, यह सब वो दिल्ली से आया। किसी ने बता दे एक भी रसीद की किसी ने व्यक्तिगत तौर से ख़रीदा हो, वो सारे संसाधन आए और ये उसमें घुसे। पर जब उत्तराखंड की मूल बातों पे आ जाएगी तो दिल्ली के लोग, भले हमारे वहाँ पे प्रवासी जुड़े हुए हैं, वहाँ पे हमारे वोट एक बड़े वोट बैंक के काम पे वहाँ पे 25-30 करोड़ हमारे मतदाता हैं दिल्ली में। हो सकता है उनको लोग आपने क्यों नहीं उस समय एक पार्षद तक का टिकट हमें विधायक के थ्रू नहीं वहाँ पे उपलब्ध कराया। अगर वो पहाड़ियों के हितैषी होते तो वहाँ पे हमारे लोगों को आगे बढ़ाते यहाँ पे आने के बजाय। तो मैं यही कह सकता हूँ कि अभी कई मुद्दे निकलेंगे, क्योंकि जो मूल मुद्दे उत्तराखंड क्रांति दल के उन पे वो कभी आ नहीं सकते। और इसमें जो हमारे लोग वहाँ शामिल हो रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि उनके मूल मुद्दे क्या हैं और हमारे मूल मुद्दे क्या हैं, और ये आने वाले चुनाव में साफ हो जाएगा। हम इसमें ज़्यादा कहेंगे भी नहीं। तो दोस्तों, ये थे महेंद्र सिंह रावत जी, जो कि उत्तराखंड क्रांति दल के राष्ट्रीय महासचिव है, और काफ़ी बातें हमने इनसे की और काफ़ी खुलकर आपने जवाब दिया। कुछ बातें रह गई हैं, वो बातें भी हम लगातार करते रहेंगे, क्योंकि अभी 2022 के विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं। तो जो भी और बातें हैं और सवाल मेरे पास बहुत सारे हैं, वो भी बाद में करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो ये अपलोड भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमारी तो उम्मीद यही है, हम तो शुभकामनाएं दे सकते हैं हर उस पार्टी को, हर उस संगठन को, हर उस व्यक्ति को जो उत्तराखंड के लिए काम करे, जो उत्तराखंड के विकास की बात करे। तो धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आप स्वयं यहाँ तक पहुँचे, और आप जानते हैं कि प्रोग्राम में आपके काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं। और हमेशा पर मुझे आपकी एक चीज़ सबसे लास्ट में बहुत बढ़िया लगती है कि आप हमारे नारे को जो बोलते हो, जय भारत जय उत्तराखंड, वो एक हमारा शुरू से नारा रहा है। और वो आपके हर वीडियो, हर जगह जो आखिर में शब्द होते हैं, इसी बात के हम बहुत आपके कायल है कि कम से कम हमारा नारा तो लगाते हो कि जय भारत जय उत्तराखंड। नहीं सर, मैंने एक जगह पढ़ा था, कहीं मंदिर में लिखा था जननी जननी भूमिश्च, मुझे वो नहीं आ रहा है, लेकिन उसका मतलब ये था कि 2 चीज़, एक तो माँ और एक जिस जगह हम पैदा होते हैं, अगर उसका हम सम्मान कर रहे हैं तो स्वर्ग अपने आप उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो ये सब भावनाएं हम सभी के अंदर होनी चाहिए। धन्यवाद सर एक बार फिर आपका। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ, और आने वाले भविष्य में इन लोगों को एक तुलनात्मक हो, हम संसाधनों के हीन होने के कारण आप तक नहीं पहुँच पाए, पर आप जैसे पत्रकार, आप जैसे लोग अगर हमें यहाँ की मूल भावनाओं का अगर आपने एक बार भी समझ नहीं कर किया तो हो सकता है कि हमें सच तक के दरवाजे तक आप ही लोग पहुँचाओगे। जय भारत जय उत्तराखंड।